Question number 1. देखिए मेटालिक रिंग है, इट इज़ मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें कुछ पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। तो कंडक्टर को यूनिफॉर्म फील्ड में सॉल्व करने के लिए यू कैन मेक इट अ स्ट्रेट लाइन। तो ए और बी को कनेक्ट करते हैं तो ऐसे वी बन जाएगा नीचे को, राइट। तो ज्योमेट्री से विल गेट टू नो कि दिस AP length is also R. तो उसके बाद A और B को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे BLV sin थीटा, जिसमें से हम ये L परपेंडिकुलर देखेंगे तो फॉर्मूला मॉडिफाई किया जाएगा BL परपेंडिकुलर V। तो ये जो A और B में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वो ये नीचे वाली ब्लू प्रोजेक्शन है। इसे हम डायग्राम में देखेंगे तो R/2 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा BRV/2। ऐसे ही देखिए पॉइंट C और D में फिर से ये प्रोसेस रिपीट करा जाएगा। C और D है, ये वेलोसिटी नीचे को V है, तो फिर से वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो प्रोजेक्शन है वो हम देख लेंगे। इस बार ये जो डिस्टेंस है ये R बन जाएगा। तो आंसर आएगा BL परपेंडिकुलर V से BRV। C एंड E में जो C और E को हम ज्वाइन करते हैं, ये लाइन वेलोसिटी ये पैरेलल हो चुके हैं, तो इस केस में कोई EMF और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा, तो आंसर आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए मैग्नेटिक फील्ड है विच इज़ डिक्रीजिंग, तो dV/dt इज नेगेटिव। तो ये कोई कंडक्टर बना हुआ है इस शेप में, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है और डिक्रीजिंग है। तो अगर B डिक्रीजिंग है इनटू द पेज, तो लेंज़ेस लॉ से हम ये पता कर सकते हैं कि जो इंडक्शन होगा उसका सेंस जो है उसके ऑपोजिट आएगा। मतलब अगर इनटू द पेज डिक्रीजिंग है तो इसे सपोर्ट करने के लिए EMF भी इनटू द पेज ही बनता, तो जो करंट का सेंस है वो क्लॉकवाइज आ जाता दोनों लूप्स में। और ये जो बीच वाला पॉइंट कनेक्टिंग है इसमें कोई करंट नहीं चलेगा, बिकॉज दोनों सर्कल्स में अपना अपना करंट चलेगा, तो यहाँ कोई पैसेज नहीं हो पाएगा। देखिए दो इंडिपेंडेंट लूप्स है ना, तो ज्वाइनिंग लाइन में करंट नहीं आ सकता। तो बाहर I1 चलता रहा, अंदर I2 चलता रहा, और जो डायरेक्शन है आप देख सकते हैं। तो R में करंट 0 हो जाएगा और P और Q पे क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये बेसिकली लेंज़ेस लॉ का क्वेश्चन था कि डिक्रीजिंग फील्ड से आपको पता करना था कि इंडक्शन कैसे होता। क्वेश्चन नंबर 3।
पहले इस स्क्वायर लूप का फ्लक्स निकाल लेते हैं अपन। तो यहाँ करंट चल रहा है आई, तो इसका फ्लक्स निकालने के लिए छोटा सा एलिमेंट चूज़ करते हैं। तो इसका चौड़ाई हो जाएगी dx और इसका डिस्टेंस हो जाएगा x। तो ऐसे तो इस एलिमेंट का जो फ्लक्स आएगा दैट इज b इंटू इट्स स्मॉल एरिया, और ये जो स्मॉल एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ से आ जाएगा adx। उस लोकेशन पर जो वायर का फील्ड बनेगा दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2 πx। We'll integrate this from inner edge to outer edge. तो ये देखिए हमारा जो है फ्लक्स का फंक्शन बन गया है। तो ये ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए देखो फ्लक्स जो होता है उसको एम आई लिख सकते हैं। तो फ्लक्स के फंक्शन में जो फ्लक्स और आई है उसे अगर आप छोड़ देते हैं तो बाकी जो सारी चीज़ लिखी हुई है वो एम लिखा हुआ है। तो फ्लक्स और आई के बीच में जो रिमेनिंग टर्म है दैट इज म्यू नॉट एल इनटू बाई 2 π, तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा, विच इज ऑप्शन बी। तो अभी फ्लक्स हम लिख चुके हैं। अब आगे हमें पोटेंशियल डिफरेंसेस निकालने हैं। तो पहले इसका नेट ईएमएफ देखते हैं अपन स्क्वायर कॉइल का। उसके लिए आप इसे देखो कि ये स्क्वायर जब मूव करेगा वायर का फील्ड बना हुआ इनटू द पेज, और ये एक मोशनल कंडक्टर हो जाएगा। तो यहाँ दो ब्रांचेस में सेल्स बनेंगे, E1 यहाँ पे बन जाएगा, E2 यहाँ पे बन जाएगा। नेट निकालने के लिए माइनस होंगे जिसमें से E1 डोमिनेटिंग होगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर फील्ड में है। तो इस पर मोशनल फॉर्मूला लग जाएगा BLV। यहाँ पे L की वैल्यू A रहेगी। तो AB को ये फील्ड मिला B1 और जो BC है उसे ये फील्ड मिला B2। तो दिस इज द नेट EMF ऑफ द स्क्वायर फ्रेम। तो अब इस फ्रेम में कुछ करंट चलता, नेट EMF बाय रेजिस्टेंस। EMF लिखा जा चुका है और जो रेजिस्टेंस है वो फ्रेम का निकाल लेंगे। पर यूनिट लेंथ R दिया हुआ है तो टोटल लेंथ 4A हो जाएगी, द पेरीमीटर ऑफ द फ्रेम। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल r इंटू लेंथ विच इज 4A इंटू R। तो ये एक्स्ट्रा साथ में ऐड हो जाएगा। देखिए ये करंट चल रहा है स्क्वायर फ्रेम में। अब पॉइंट B और C में जब पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है तो देखिए क्या हुआ था। हम इस पे B पॉइंट से C पॉइंट तक चलते हैं, जो वोल्टेजेस ऐड हुई सब्ट्रैक्ट हुई हम लिखते जाएंगे। तो B और C का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो B और C में देखिए क्या हुआ, एक तो E2 सेल बना हुआ था, एक करंट ऐसे चल रहा है। तो इसके लिए वोल्टेजेस के चेंज लिखे जाएंगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम VB पहले ये सेल प्लस हुआ होता E2, फिर करंट की वजह से वो जो रेजिस्टेंस है एक IR की टर्म आएगी, I इंटू रेजिस्टेंस। तो आप पहुंच जाएंगे C पॉइंट पर। तो VB और VC का जो डिफरेंस है इट विल बी, जो रिमेनिंग टर्म्स है वो दूसरी साइड चली जाएंगी। तो इसका अगर आप मॉड लिखते हैं तो मतलब ये ऐसे हो जाएगा।
सॉरी वहाँ पे प्लस आएगा, ओके, E2 प्लस I रेजिस्टेंस, क्योंकि उधर जाते दोनों माइनस के होते हैं ना, फिर मॉड करते तो एक माइनस कट जाता तो ये बनता। यहाँ पे E2 की वैल्यू है VLV, और जो IR है वो लिख सकते हैं अपन, I हम निकाल चुके थे, और रेजिस्टेंस उस वायर का मतलब BC वायर का आ जाएगा R × A। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। L की वैल्यू है जो A ही है ना, पहले हमने पुट नहीं करा था। L जो लेंथ ऑफ द वायर्स है दैट इज A। तो L को ही लिखेंगे तो कट के आपका ही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए D में करंट पूछ रहा है, करंट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बस उसमें वो जो L है उसे A लिखना बाकी था, तो आप L को A लिखिए, एक कट जाएगा तो बाकी रिमेनिंग आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दो LR सर्किट दिए हुए हैं, दोनों में करंट ग्रो कर रहा है, तो कुछ R और L का अपने को रिलेशन बताना है। देखिए तो जो ग्राफ दिया हुआ उसमें क्या है ना कि जो स्टेडी स्टेट करंट फाइनली अचीव होगा वो सेम है। फर्स्ट ग्राफ में मार्क्ड है कि वो डॉटेड लाइन दोनों के लिए सेम बनती, तो फाइनल करंट इज सेम। फाइनल करंट होता है LR सर्किट में E/R, दैट मीन्स दोनों सर्किट्स का E/R सेम था, विच मीन्स R भी सेम है, ऑप्शन बी। अभी जो इस I वर्सेस T की जो स्लोप है वो बनती di/dt। दोनों ग्राफ की स्लोप सेम नहीं है। देखिए जो B ग्राफ है उसकी स्लोप ज़्यादा है, C वाले की जो स्लोप है वो कम है, तो हम स्लोप निकाल के कंपेयर कर लेंगे। तो I का फंक्शन ग्रोथ में ये लिख लिया हमने, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो दिस इज स्लोप। तो स्टार्टिंग स्लोप कंपेयर कर लेते हैं T0 पे, इसमें जो E की पावर वाली टर्म है वो 1 हो जाएगी, तो सिंपली आपका di/dt रह जाएगा I0 R/L। तो di/dt जो B केस का है वो ग्रेटर होना चाहिए di/dt ऑफ केस C, बिकॉज di/dt स्लोप है और स्लोप हमें दिख रहा है कि स्लोप ऑफ B इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ C। दैट मीन्स ये चीज़ कंपेयर करी जाएगी, I0 और R सेम है तो L का कंपेरिजन हो जाएगा। तो I0 R/L जो B वाला है वो C से बड़ा है, तो यहाँ से L का रिलेशन आ जाएगा। तो L2 ग्रेटर देन L1 आ गया जी।
देखिए कैपेसिटर्स में इनिशियली चार्ज नहीं है, तो उनमें कुछ भी एनर्जी स्टोर नहीं है, सारी एनर्जी इंडक्टर में है और वो होगी हाफ एल आई स्क्वायर। तो यहाँ ऑसिलेशंस होंगी एनर्जी की, तो एक वक्त सारी एनर्जी जो है कैपेसिटर्स के पास चली जाएगी, तो इंडक्टर में करंट ज़ीरो हो जाएगा और कैपेसिटर्स पे कुछ चार्ज आ जाएगा। तो अभी जो सारी एनर्जी है वो कैपेसिटर्स में जा चुकी है। सिंस वो पैरेलल में है तो उनका पोटेंशियल सेम रहेगा दोनों का, तो हम एनर्जी लिख लेते हैं फाइनली, मतलब जब करंट ज़ीरो हो चुका है और कैपेसिटर्स पे चार्ज आ चुका है, तो इनकी एनर्जी हो जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहाँ से एनर्जी को इक्वेट कर दिया गया, इनिशियल और फाइनल एनर्जी अगर सेम है तो वी की वैल्यू आ जाएगी, और अगर वी की वैल्यू आ चुकी है तो फिर चार्ज लिखा जा सकता है सी वी। तो जी आंसर हो जाएगा आपका। तो ये मैक्सिमम चार्ज है बिकॉज अभी करंट ज़ीरो है। जिस दिन ये चार्ज ज़ीरो होगा उस दिन करंट मैक्सिमम होगा, तो ऐसे ये ऑसिलेट करती रहती है एनर्जी। इसका मतलब है ए और बी भी नहीं हो सकते, बिकॉज जो इंडक्टर है उसमें से जो मैक्सिमम करंट है वो तो आई नॉट है, तो वैल्यू तो फिर गलत हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए दो ब्रांचेस हैं, इंडक्टर और बल्ब, फिर रेजिस्टर और बल्ब, स्विच को बंद कर दिया गया। तो जो इंडक्टर वाली ब्रांच है ना, उसमें इनिशियली करंट ज़ीरो रहेगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर जो है इनिशियली एकदम से करंट को बढ़ने नहीं देता, धीरे धीरे ग्रो करवाता है करंट को। तो शुरू में करंट ज़ीरो, तो मतलब ये बल्ब तो ग्लो नहीं कर रहा, B1 इनिशियली। B2 जो है वो इंस्टेंटली लाइट अप हो जाएगा, क्योंकि उस ब्रांच में रेजिस्टेंस लगा था, वो इंडक्टर तो था नहीं, तो इसका मतलब है B2 लाइट्स अप अर्लियर दैन B1। अब फाइनली जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी तो जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो फाइनली ये ऐसी दो ब्रांचेस बन जाएंगी पैरेलल, ये इंडक्टर हो गया, साथ में बल्ब हो गए B1 B2, और ये L है और ये R है। तो स्टेडी स्टेट में देखिए जो L है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, L वाला बिहेवियर इसका खत्म हो चुका होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया होगा इसका कुछ पर्सनल रेजिस्टेंस भी है जो कि फिर से R है, दैट मीन्स अभी ये इफेक्टिवली R B1 R B2 बचेगा। तो सिंस ये R सेम है, B1 B2 सेम है, तो स्टेडी स्टेट में ये दोनों ब्रांचेस एक जैसी हो जाएंगी, तो दोनों में से इक्वल करंट चलेगा, तो इक्वली ग्लो करेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए तीन ब्रांचेस हैं पैरेलल में, एक R है, एक C है, एक L है। तीनों को जो सप्लाई मिल रही है वो मोशनल EMF है, उस रॉड के मूव करने से इसका फॉर्मूला BL भी होता है। वो अलग बात है कि जो L है वो L/2 के मैंने इस केस में वो एंड पे पुट कर देंगे। तीनों को सेम ही वोल्टेज की सप्लाई मिल रही है, तो तीनों ने अपना अपना फॉर्मूला लगा दिया, तो तीनों के लिए डेल्टा भी ऐसे लिखा जाता है IR/Q/C और LdI/dt। तो I हो जाएगा डेल्टा V बाय R, और जो डेल्टा V है वो मोशनल EMF से कितना मिला हुआ है BLV, जहाँ L की वैल्यू L/2 रख दो आप, तो जो करंट की वैल्यू वो बन जाएगी आपके पास
बी एल वी बाई टू आर। फिर चार्ज पता करना है तो कैपेसिटर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्यों हो जाएगा सी डेल्टा वी, और डेल्टा वी वही है जो मिला हुआ आपको मोशनल ईएमएफ से, बी एल वी। ठीक है जी, एल की वैल्यू एल बाई टू है, कैपेसिटेंस सी हो गया, तो ये चार्ज आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपकी गलत हो गई, फिर मैच नहीं कर रही। फिर इंडक्टर भी उसी वोल्टेज को यूज़ कर रहा है, तो डेल्टा वी एल डी आई बाई डी टी है, तो डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा फिर, डेल्टा वी बाई एल। डेल्टा वी हो गया बी एल बाई टू वी, और ये इंडक्टर एल, तो ये बन गया बी एल वी बाई टू एल। ये जो हमने सॉल्व करा है क्या है, डी आई बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो इसका मतलब है करंट जो है वो इस रेट पे चेंज हो रहा होगा। सी ऑप्शन गलत है, देखो हम कमेंट नहीं कर सकते ना, हम सिर्फ चेंज पे कमेंट कर पा रहे हैं। इंस्टेंटेनियस करंट हमें पता नहीं है कि कहाँ से सिचुएशन शुरू हो रही है, वी कांट कमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए मेटल शीट को प्लेस करा है इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल। तो हमें बताना है कि किस किस केस में फोर्स नीडेड होगी। एक तो देखिए, अगर आपका जो मेटल मैग्नेटिक हुआ तो फिर तो फोर्स लगानी ही पड़ेगी, बिकॉज मेटल भी मैग्नेटिक होगा और सामने भी एक मैग्नेटिक पोल है, तो या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा, तो उसे पकड़ के रखने के लिए फोर्स चाहिए रहेगा। अगर नॉन मैग्नेटिक है तो कोई अट्रैक्शन रिपल्शन है नहीं दोनों के बीच में, तो उसे रोक के रखने के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए, क्योंकि कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है। लेकिन अगर आप उसको मूव करवाते हैं, ठीक है जी, तो चाहे मैग्नेटिक हो चाहे नॉन मैग्नेटिक हो, उसके मूव करने से क्या होगा, उसका फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा, उसमें करंट चलने लगेगा, तो एडी करंट्स बन जाएंगे। दैट मीन जब आप मूव करवाएंगे तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो जो रिलेटिव मोशन है उसे अपोज करा जाएगा, तो एक फोर्स आपको लगा के रखनी पड़ेगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं चाहेगा कि आपका रिलेटिव मोशन हो और फ्लक्स चेंज हो और ईएमएफ प्रोड्यूस और करंट बने। तो उन सारी चीजों को अपोज करने के लिए जो पोल और शीट है वो अपना रिलेटिव मोशन खत्म करना चाहते, लेकिन अगर आप उसे मूव करवाते रखना चाहते हैं तो फिर आपको फोर्स लगा के रखनी पड़ेगी। तो यू कैन रिलेट दिस थिंग विद एडी करंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ इंडक्टेंस के यूनिट्स की बात हो रही है। इंडक्टेंस मतलब एल। तो काफी सारे फॉर्मूलाज हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। देखिए, एक तो फ्लक्स होता है एल आई, एक जो एनर्जी होती है हाफ एल आई स्क्वायर, फिर जो वोल्टेज होता है वो होता है एल डी आई बाई डी टी, राइट। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से एल को लिखा जा सकता है फ्लक्स अपॉन आई, तो ये बन जाएगा वेबर अपॉन एम्पेयर। यहाँ से आप इसको देखेंगे तो आपका जो एल है वो बनेगा यू बाय आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो एनर्जी के यूनिट्स जो हैं वो जूल आ जाएंगे, नीचे करंट का एम्पियर का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, राइट। फिर आप यहाँ से अगर एल को देखते हैं तो बनेगा वोल्ट टाइम्स डी टी बाई डी आई। तो देखिए ये वोल्ट हो चुका है, ऊपर ये टाइम है, नीचे करंट का एम्पियर हो जाएगा, तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर हो जाएगा, राइट। इसी में ये जो वोल्ट बाय करंट है ये बेसिकली रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, इनटू टाइम लिखा हुआ है, तो ये ओम हो जाएगा, और ये टाइम आपका सेकंड हो जाएगा, तो ये भी बन जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट रेट दिया हुआ उसका, तो ये आपको दिया हुआ डी पी बाई डी टी, विच इज पॉजिटिव 10 मिली टेस्ला पर सेकेंड। ईच साइड ऑफ द स्क्वायर लूप, दो स्क्वायर लूप्स हैं यहाँ पे, उसकी आपको लेंथ दी हुई है 2 सेंटीमीटर, और ईच साइड का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम। तो हम ये इसको मैच करने जा रहे हैं। देखिए, स्विच S1 इज क्लोज्ड, S2 इज ओपन।
तो उसमें फिर इफेक्टिवली ये आपका लूप बनेगा। ठीक है, और आपका जो फील्ड है वो इनटू द पेज इंक्रीजिंग है, तो आउट ऑफ द पेज जो है आपका इंड्यूस्ड फील्ड बनना चाहिए। तो आपकी जो करंट सर्कुलेशन है वो इस टाइप से होनी चाहिए। तो देखिए करंट इसमें ऐसे चलेगा। करंट की वैल्यू आ जाएगी EMF बाय रेजिस्टेंस। फोर साइड्स यहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगी। रेजिस्टेंस आपका 2 ओम ऑफ ईच साइड था तो 8 ओम हो जाएगा। EMF हम निकाल सकते हैं। EMF हो जाएगा एरिया टाइम्स dP/dt। तो यहाँ जो एरिया इन्वॉल्व है दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, dB/dt is 10 मिली टेस्ला। ऑलराइट, फिर हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3 और सेंटीमीटर स्क्वायर का -4 अलग से। तो ऐसे यूनिट्स में आप देख लो 4 इंटू 10 टू द पावर -6 आ जाएगा। ठीक है जी। उसका करंट सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 इंटू 10 टू -6 विच कैन बी रिटन एज 5 इंटू 10 टू -7 एम्पियर। इसकी डायरेक्शन आप देख लो यार। दिस इज F, दिस इज A, दिस इज E, दिस इज D। जो करंट की डायरेक्शन है वो इस टाइप से है, इट्स फ्रॉम A टू D। तो आपकी जो A की ऑप्शन हो जाएगी वो Q हो जाएगी। 5 इंटू 10 टू -7 A टू D। राइट। सेकंड देखते हैं, S1 इज ओपन, S2 इज क्लोज्ड। तो ये सेम प्रोसेस यार उसमें रिपीट हो जाएगा। देखिए एरिया और रेजिस्टेंस सारे सेम है, तो सिर्फ डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी अपने को। तो अब वो वाली लूप देख लो, अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो उसमें जो लूप इन्वॉल्व है वो ये वाला है, A B C एंड D। सिचुएशन सेम है तो करंट इसमें भी इस टाइप से बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। वैल्यू भी उतनी आएगी बिकॉज सारे पैरामीटर सेम है। ओके, 10 to the power -7 एम्पियर आ जाएगा और उसकी डायरेक्शन रहेगी D टू A, P बन जाएगा। फिर ऑप्शन सी, दोनों ओपन है। नहीं, दोनों ओपन है तो कोई सर्किट क्लोज होगा ही नहीं, तो जो करंट है वो बनेगा ही नहीं। तो करंट जीरो आ जाएगा, तो बन जाएगा दोनों ओपन है तो नो करंट फ्लोज, एस। देन वी हैव टी, दोनों क्लोज्ड हैं। ऑलराइट, अब दोनों क्लोज हो जाएंगे तो क्या होगा, ये लूप ऐसे तैयार हो गई। ठीक है, तो करंट का सर्कुलेशन ऐसा चाहते हैं अपन। ठीक है, तो ये करंट जो है, जो करंट की टेंडेंसी बन रही है वो इस लूप से ऊपर को बन रही है। राइट, और इस लूप से नीचे को बन रही है। ये दोनों वैल्यूज दोनों तरफ EMF बराबर है, वैल्यू बराबर है, तो जो मिडल वायर है ना इसका करंट जो है वो बन नहीं पाएगा, या I = 0 आ जाएगा। और बाकी जो है वायर जो सर्कुलेशन चाहती थी वो इनको मिल जाएगी और वो बाहर बाहर कनेक्ट हो जाएगी लाइक दिस पेरिफेरी पे। तो जो मिडिल वायर है AD उसमें से करंट फिर से नहीं चलेगा, I = 0 हो जाएगा, तो फिर से ये आपका S हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए डिपेंडेंस बताना है अपने को यहाँ इन चीज़ों का, तो ए में वो अपने से पूछ रहा है इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। तो देखिए इंडक्टेंस अपन निकालते हैं, फ्लक्स = Li करके है ना। तो उसका जब हम फ्लक्स लिखते हैं तो उसमें आपका फील्ड आ जाता है, आपका एरिया आ जाता है, और वो फील्ड बनाने में जो आपका करंट था वो भी आ जाएगा। राइट, और फिर वो सामने सामने जो करंट की प्रोपोर्शनैलिटी है उसको अपन अगर छोड़ देते हैं तो वट एवर इज रिमेनिंग दैट इज L। ऐसे ही कॉन्सेप्ट चलता है। तो इंडक्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो देखिए एक तो एरिया पे डिपेंडेंस आ जाएगा। तो एरिया का मतलब उसकी शेप कैसी है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, कैसा एरिया है, तो उस पर डिपेंडेंस आएगा जी। तो शेप पे डिपेंडेंस हो गया।
उसके अलावा जो मीडियम इंसर्टेड है उसके हिसाब से बी बनना था, बिकॉज बी में जो अपन लिखते हैं परमेबिलिटी, उसमें जो मीडियम है वो डिपेंड करेगा कि आपने उस कॉइल के अंदर कोर जो है वो कैसी डाली हुई थी, तो एक मीडियम वाला डिपेंडेंस भी चलेगा फिर। एक्सटर्नल वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज जो आई इस तरफ और इस तरफ है, वो तो कट जाता है। फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई में आई को छोड़ के जो बाकी टर्म है वो एल होती है, दैट मीन्स उसमें करंट का तो नहीं दिखेगा अपने को, तो मतलब वोल्टेज पे डिपेंडेंस नहीं आएगा, जो भी करंट यहाँ चलना है वो कैंसिल आउट हो चुका है। और रेजिस्टिविटी की भी यहाँ कोई बात नहीं, बिकॉज करंट तो कट ही जाना है, तो वो तो मैटर ही नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात? रिपीट कर देता हूँ कि फ्लक्स जो है वो एल आई है। फ्लक्स को लिखते लिखते यहाँ जब हम इसको फील्ड लिखेंगे, एरिया लिखेंगे और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे लेट्स से, तो इस बी के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे आई आएगा, तो वो इज इक्वल टू समथिंग समथिंग एल आई हम लिखते हैं, बाकी यहाँ कांस्टेंट है, तो आई और आई कट जाएगा, एंड व्हाटएवर रिमेंस इज एल, मतलब एल लिखने में आई का रोल नहीं आएगा। तो जब आपका आई इज इक्वल टू वी बाई आर है, तो करंट पे डिपेंडेंस नहीं बन रहा, तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस पे भी फिर नहीं बनेगा, वो तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर वहाँ कट ही चुका है। राइट। नेक्स्ट देखिए पी। देखिए जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस हम लिखते हैं क्या, रफली आप मान लें एप्सिलॉन ए बाई डी मान लें। तो एक तो देखिए जो एप्सिलॉन है ये मीडियम पे डिपेंड करता है, और ये जो एरिया है ये आपको शेप बताएगी उसकी। इसमें भी कहीं वोल्टेज का मेंशन ही नहीं है, करंट का मेंशन ही नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, क्यू और आर, शेप एंड मीडियम। देन सी देखिए इम्पेडेंस ऑफ अ कॉइल। तो एक कॉइल के अंदर देखिए रेजिस्टेंस भी होता है, इंडक्टेंस भी होता है जनरली जब हम एक कॉइल की बात करते हैं इम्पेडेंस की टर्म्स में। तो जो इम्पेडेंस इसका निकल के आता है उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये आप देखेंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को हम लिख देंगे ओमेगा एल, तो ये ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ डिपेंडेंस किस किस चीज पे बैठ रहा है, देखिए रेजिस्टेंस पे बैठा, तो रेजिस्टिविटी पे भी बैठ गया। राइट। एल है मतलब इंडक्टेंस है, तो ये उसकी शेप क्या है, उसके अंदर मीडियम क्या इंसर्टेड है, ये वहां से दो चीजें आ गई। और ये जो ओमेगा है ये सोर्स का होता है, इसका डिपेंडेंस सब चीज पे हो जाएगा, तो पी क्यू आर एस आ जाएगा। फिर डी देखिए रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर। उसका जो रिएक्टेंस है उसका फॉर्मूला रहता है 1/ओमेगा सी। ऑलराइट। ओमेगा फिर से सोर्स को इंक्लूड कर लेगा, जो कैपेसिटेंस है उसमें मीडियम आ जाएगा और शेप आ जाएगी। राइट। तो यहाँ रेजिस्टिविटी का रोल नहीं आएगा, तो आपके ऑप्शन मिलेगी क्यू आर एस। स्क्वायर कंडक्टिंग वायर को केस कर दिया, लॉन्ग स्ट्रेट करंट है वहां पे, मैथ को स्टेटमेंट्स करना है आपने को। तो देखो ये जो करंट है यार ये ऊपर की तरफ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इनटू द पेज बनेगा इस रीजियन में। राइट। तो अगर आप इसे इंक्रीज करते हैं तो होगा क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो इसका ऑपोजिट इफेक्ट पैदा होगा कि अगर हम बाहर को इंड्यूस करें कुछ मैग्नेटिक फील्ड, तो बाहर को करने के लिए करंट ऐसा चलेगा, इंड्यूस्ड करंट। राइट। तो ये सेंस हो गई एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद जब ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा तो ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, तो जब करंट ऐसे चला होगा आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो ये जो ये नियर वाले एंड्स हैं इनमें अपोजिट करंट है। ठीक है, तो अपोजिट करंट है तो ये क्या कर जाएंगे, दोनों को रिपेल कर जाएंगे, सेम डायरेक्शन में होता है तो अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, देखिए करंट को अगर हम डिक्रीज करते तो फील्ड की डायरेक्शन तो सेम रहती इनटू द पेज, लेकिन अब की बार वो डिक्रीजिंग हो जाता, तो लेंजेज लॉ से फिर क्या होता है, इस डिक्रीजिंग फील्ड को हमें सपोर्ट करना पड़ता, तो इनटू द पेज ही फिर हम इंड्यूस कर रहे होते, तो इनटू द पेज इंड्यूस कर रहे होते जो करंट की सेंस है वो इस टाइप बन जाती है इंड्यूस्ड करंट।
क्लॉकवाइज करंट हो जाएगा। जब ये क्लॉकवाइज हो जाएगा तो ये डायरेक्शन ऐसे बनेगी कि वायर ऐसे था और ये लूप साथ में ऐसे था और क्लॉकवाइज करंट है लाइक दिस। तो जो नियरेस्ट वायर्स हैं इनका जो अट्रैक्शन है वो डोमिनेट करता है ओवरऑल, फिर ये लूप जो अट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है जी, सी देखते हैं। इफ द लूप इज मूव्ड अवे, देखिए अगर आप इसको अवे लेके जा रहे हैं तो उसमें आप क्या कर रहे हो, फिर से आप फ्लक्स को वीक कर रहे हो, फ्लक्स डिक्रीज होगा। बिकॉज जब दूर लेके जाएंगे तो वहाँ फील्ड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्ट्रेट वायर का, वो वीक होगा, तो फ्लक्स कम बनेगा। फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा तो ये फिर से ऑप्शन, जो क्वेश्चन बी था हमारा, वो रिपीट हो गया कि भाई फ्लक्स डिक्रीजिंग है तो क्या होना चाहिए, तो उसके आंसर भी रिपीट हो जाएंगे। अगर आप टुवर्ड्स द वायर लाते हैं तो वायर के नज़दीक जो फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग बनाया होता है उसने, तो इसका मतलब आप नज़दीक लाएंगे तो इससे फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ये फिर ये ऑप्शन रिपीट हो जाएगी। देखिए फ्लक्स घटना है बढ़ना है, वो वर्क तो दोनों केसेस में वैसे ही करता है इंडक्शन को प्रोड्यूस करने में। रीजन कुछ भी हो सकता है, आप करंट चेंज कर रहे थे तो फ्लक्स चेंज हो रहा था, या आप उसको मूव कर रहे हैं नियर फार तो चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके आगे जो फिनोमेना है वो तो सेम ही रहेगा, दैट मीन्स फिर से ऑप्शन जो है वो सेम सेम रिपीट हो जाएंगे। करंट का सेंस भी वही आएगा और अट्रैक्शन क्वेश्चन भी फिर कॉन्सिक्वेंटली तो ये एक ही जैसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। Okay. Column 1 gives certain situations in which a straight metallic wire of resistance R is used, and column 2 gives us some resulting effect. Okay. A charged capacitor is connected to the ends of the wire. देखिए ए में आप क्या कर रहे हैं, चार्ज कैपेसिटर ले रहे हैं, उसको उस वायर के क्रॉस लगा रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है। तो ये चार्ज जो था तो इसमें एक एनर्जी थी पहले, उस एनर्जी से यहाँ ये करंट चलाएगा, राइट। और धीरे धीरे इसकी एनर्जी जो है वो ये रेजिस्टेंस डिसिपेट करता रहेगा हीट बना के, तो अल्टीमेटली इसकी एनर्जी जो है घटती जाएगी सेटअप की। तो जो पहले करंट बना था वो काफी स्ट्रांग होता है, फिर विद टाइम वो करंट वीक होता रहता है ड्यू टू द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, राइट। जैसे हम ऑप्शन देख लेते हैं। कांस्टेंट करंट चलेगा, नो। थर्मल एनर्जी डिसिपेट होगी वायर में, यस। कांस्टेंट पोटेंशियल रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो चेंज होता रहेगा लगातार, करंट को भी तो डिक्रीज होना है। तो जैसे जैसे एनर्जी घटेगी वोल्टेज भी उसकी घट रही होगी उसके क्रॉस जो है एंड्स के। चार्जेस ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अपीयर एट द एंड, नहीं बिल्कुल नहीं, एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, बस दैट्स ऑल। इसमें आपका क्यू हो जाएगा, राइट। बी केस देखिए जी। The wire is moved perpendicular to its length with a velocity v in a uniform magnetic field perpendicular to the plane of the motion। तो इसमें कह रहा है कि वो जो वायर है जिसका वो रेजिस्टेंस था, इसको हम मूव करवा रहे हैं और वहां कुछ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम जानते हैं इसमें क्या होता है। इसमें देखिए मोशनल ईएमएफ से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा एंड्स पे, राइट। करंट कोई नहीं चलेगा बिकॉज ये क्लोज्ड सर्किट नहीं है, कोई करंट नहीं चलेगा तो कोई हीट डिसिपेशन नहीं होगा, ऑलराइट। और अल्टीमेटली ये जो ईएमएफ है ये वहां जनरेट होके बैठ जाएगा ऐसे करके, और ये जो एंड्स हैं इसके बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। अब ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका मतलब है यहाँ पर इस वायर के अंदर कुछ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है इसके लिए अल्टीमेटली फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, फील्ड रिस्पॉन्सिबल है तो वो किसी चार्ज सेपरेशन से बना होगा, दैट मीन्स इसके एंड्स के ऊपर कांस्टेंट चार्ज भी मेंटेन्ड रहेगा, राइट।
ये हम इसकी डेरिवेशन में पढ़ते भी हैं कि जब एक रॉड को चलाया जाता है तो उसके अंदर जो ईएमएफ वो कैसे बनता है, तो उसमें आप ये जान सकते हैं कि चार्ज जैसे सेपरेट हो गया होता है। ओके, राइट, तो ऑप्शंस पिक करते हैं इसके लिए। देखिए, कांस्टेंट करंट फ्लो करा नहीं करा, थर्मल एनर्जी जनरेट हुई नहीं हुई, पोटेंशियल डिफरेंस बना यस, चार्ज बना यस, तो आर और एस इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं सी ऑप्शन, सी पार्ट। Wire is placed in a constant electric field that is the direction along the length of wire. ये वायर है आपकी, इसको कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन कर दिया गया। अब देखिए मेटालिक वायर है, मेटालिक वायर है तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फील्ड से ऑपोजिट चार्ज लेके यहाँ आ जाते हैं, और एक प्लस का चार्ज एफिशिएंसी वहां पे शो हो जाती है। ऑलराइट, तो ये जो माइनस प्लस बन गए होते हैं ये उस टाइप से बनते हैं जब तक ये एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल ना कर देते। अब देखिए क्या होता है, इसको अगर मैं जूम करता हूँ वायर को, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं इस फेस पे, यहाँ डेफिशिएंसी आ चुकी है। एक फील्ड आपने बाहर से लगाया था, करेक्ट, एक फील्ड अंदर इंड्यूस हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो वही तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको जीरो कर देगा स्टैटिक कंडीशंस में, राइट। तो इसका मतलब है इस वायर के अंदर जो नेट फील्ड है ना वो जीरो है इस कंडक्टर के अंदर। तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे नहीं बनने वाला है। देखिए फील्ड बाहर से भी था, फील्ड अंदर भी बना है, तो दो फील्ड हो गए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। एज कम्पेयर टू बी ऑप्शन, वहां एक ही फील्ड था जो बाद में बना था, ओरिजिनली कोई वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। तो वो जो यहाँ पर कांस्टेंट डिफरेंस पैदा हुआ कांस्टेंट चार्ज से, उसका रीजन है कि जो चार्ज से फील्ड बना वो कैंसिल आउट नहीं हुआ, तो वो बचा हुआ रह गया। अब यहाँ जो चार्ज के इधर उधर जाने से फील्ड बनेगा वो तो कैंसिल हो जाएगा बाहर वाले फील्ड के साथ, तो अल्टीमेटली फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो कोई करंट नहीं, कोई डिसिपेशन नहीं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, जस्ट सेपरेटेड चार्ज। तो एस इसका आंसर हो जाएगा। डी देखिए, वो जो वायर है रेजिस्टेंस की उसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी है। अब हम जानते हैं इसमें क्या होगा, इसमें कांस्टेंट एक करंट चलता रहेगा जिसकी वैल्यू वी बाई आर होगी, कांस्टेंट एक हीट डिसिपेशन होता रहेगा आई स्क्वायर आर। रजिस्टर के अक्रॉस मतलब कि वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा डेफिनेटली, बट कोई चार्ज अपीयर नहीं करेगा, बिकॉज चार्ज लगातार फ्लो कर रहा है और न्यूट्रल रह रहा है हर पॉइंट पे, कहीं अकोमोलेशन नहीं है चार्ज का, इट्स जस्ट फ्लोइंग, ओके, फ्लो कर रहा है बस। ऑप्शन देखिए, करंट है यस, एनर्जी है यस, डिफरेंस है यस, चार्ज है नो, इसका आंसर पी क्यू आर हो जाएगा, राइट। देखिए कंडक्टिंग रॉड में नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, और जो रेल्स है उनका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम पर मीटर। टी जीरो पे पोजीशन शोन है, मतलब और एक डिस्टेंस 40 बना हुआ है। अब एक टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाएगा टाइम जीरो पे, ओके। तो देखिए जब बी वेरी करेगा तो जो फ्लक्स है वो चेंज हो जाएगा, तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उससे करंट आएगा, फिर करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उस फोर्स से फिर एक्सेलरेशन और मोशन की स्टडी होगी, राइट। तो हम ये वैल्यूज निकालते हैं। तो देखिए फ्लक्स कितना लिखा जाता है, टी जीरो पे बी इंटू एरिया, फिर उससे हम डिफरेंशिएट करते तो ये क्या बन जाता,
dv by dt times a, dv by dt is magnetic field का differentiation which is 2, 2 times the area, और area आ जाता 40 into 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये आपका ईएमएफ आ जाएगा। जो करंट चलता वो चलता ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, राइट। ईएमएफ बन चुका है, अब देखिए नीचे रेजिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर ये है, 20 सेंटीमीटर वो है, तो जो टोटल लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर है। वी हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम पर मीटर, दैट मीन्स ये 0.6 ओम का रेजिस्टेंस हमारे पास है। ऑलराइट, और ये लेंथ हमने मिस कर दिया, राइट। तो ये लेंथ भी ले लेंगे ना, सारा अपनी सारा सर्किट बनेगा, तो ये 40 40 20 ओके, तो 100 सेंटीमीटर, राइट। ओके, तो फिर हमारे पास ये प्रॉपर 1 ओम का रेजिस्टेंस था। आपका आंसर आ जाएगा 0.16 एम्पेयर, राइट। डायरेक्शन हम इसका बता सकते हैं, देखिए आउट ऑफ द पेज है और ये इंक्रीजिंग फील्ड था, तो लेंजेस लॉ से अंदर को एक फील्ड इंड्यूस हो जाना चाहिए, और अंदर फील्ड इंड्यूस करना है तो जो करंट है उसे ऐसा होना पड़ेगा, मतलब क्लॉकवाइज। सेकंड देखिए, T0 पे मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया, कंडक्टिंग रॉड इज मूविंग टू द लेफ्ट एट कांस्टेंट स्पीड बाय सम एक्सटर्नल मीन। ओके, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सेकंड में दो फैक्टर्स हो जाएंगे, एक तो आपका जो बी है वो चेंज हो रहा होगा, तो वहां से कुछ ईएमएफ बनने वाला है E1, फिर आपकी जो रॉड है वो आप मूव भी करवा रहे हो, तो वहां से भी मोशनल ईएमएफ आएगा, लेट्स से E2। फिर हमें देखना पड़ेगा भी, देखो जो रॉड है ना, रॉड को लेफ्ट की तरफ मूव करवा रहे हैं हम 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, राइट। इससे एरिया रिड्यूस होता रहेगा, तो जब आप E1 निकालेंगे, जो कि फील्ड के चेंज होने की वजह से, मतलब dv बाई डी टी इंटू ए, तो dv बाई डी टी तो कांस्टेंट है 2, अब एरिया कितना हो गया, अब देखिए आप 40 सेंटीमीटर आप इनिशियली थे, इट्स 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। तो 2 सेकंड में आप 10 सेंटीमीटर चल गए होते, तो ये फिर 30 रह गया होता, 20 ये है, तो एरिया आ जाएगा 13 to 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ऐसे आपका E2 आ जाएगा। अब E2 कौन सा है, मोशनल वाला। मोशनल का मतलब कि जब इन रेल्स के ऊपर ये जो रॉड है ये मूव करती, देखो ऐसे V होता, आउट ऑफ द पेज फील्ड है, तो V क्रॉस B से ऊपर को ईएमएफ इंड्यूस हो जाता, ऑलराइट, जिसकी वैल्यू होती BLV। तो टाइम 2 हो चुका है, तो B है 2T, मतलब 2 इंटू 2 4, तो B हो जाता 4। ये लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और वेलोसिटी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये आपका E2 हो गया, देखो, ऑलराइट। 40 इंटू 10⁻³ तो 0.04 ही हो गया। ये E1 देख लेते हैं कितना बनेगा, 12 इंटू E-4 आएगा, देखिए 20 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, तो 10⁻⁻⁴ अब ये मीटर में गया है, राइट। अब ये बनेगा 12 इंटू 10⁻², तो ये बना है 0.12 वोल्ट्स, ये है 0.04 वोल्ट्स, करेक्ट। अब इन्हें ऐड होना है या सब्ट्रैक्ट होना है वो देखना पड़ेगा।
तो देखिए जो फर्स्ट ईएमएफ है उसका सेंस ऐसे बनना था कि फील्ड ना बढ़ रहा है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा। तो अगर ये फील्ड बढ़ता है तो जो इसका ईएमएफ इंड्यूस होना था उसका सेंस होना था क्लॉकवाइज। ये जो मोशनल वाला बना है ये बना है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है दोनों ऑपोजिट सेंस में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आपका जो ई नेट आ जाएगा वो हो जाएगा E1 माइनस E2 बेसिकली। तो इट्स 0.12 minus 0.04 giving you 0.08 volts. Third part, third question. Following situation of the previous question, the magnitude of force required to move the conducting rod at a constant speed 5 at the same instant. Okay, मतलब पिछली सिचुएशन में कह रहा है कि कितनी फोर्स चाहिए रहेगी उस रॉड को मूव करवाते रहने के लिए। ठीक है, तो उसका ईएमएफ हम निकाल चुके हैं। यस, तो उसका हम करंट फाइंड कर लेते हैं। ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ था 0.08, टोटल रेजिस्टेंस देखिए, ये 30 सेंटीमीटर ये है, 30 ये है, 20 ये है, 80 सेंटीमीटर हो गए। एंड वी हैव 1 ओम पर मीटर, इट्स 1 ओम पर मीटर। तो अगर हमारे पास 80 सेंटीमीटर है तो हमारे पास 0.8 ओम्स है, तो 0.8 इसका करंट आ गया जी, सॉरी रेजिस्टेंस आ गया। ओके, तो ये 0.1 आ जाएगा। तो इसका मतलब वो जो रॉड है उसके थ्रू करंट है विच इज 0.1, और उस करंट को लेते हुए वो एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड से निकल रही है। तो इसके देखिए इसके ऊपर जो फोर्स लग जाता है उसका फॉर्मूला हो जाता है BIL sin थीटा। देखिए करंट कैरिंग वायर जो एक मैग्नेटिक फील्ड में होती है, तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, 90 डिग्री है फील्ड का वायर के साथ एंगल, राइट। फिर बनेगा बी, तो टाइम 2 पे बी हो चुका है 4, करंट हमने निकाली 0.1, इसकी जो लेंथ है दैट इज 20 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 8 इंटू 10⁻², जो कि 0.08 न्यूटन। इतना फोर्स इस पे ना मैग्नेटिक लग रहा होता। तो अगर हम चाहते हैं कि वो कांस्टेंट स्पीड से चलती रहे रॉड, तो हमें उस मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल करना था। तो उतना ही फिर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया होता, ताकि एफ नेट 0 हो जाती और आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो पाती। दैट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई नई बात नहीं। कॉम्प्रिहेंशन टू, देखिए सेल्फ इंडक्टेंस है, उसमें कुछ कॉइल का रेजिस्टेंस है, बैटरी से लगा दी है, और when the circuit is in steady state at t is equal to 0, an iron rod is inserted into the inductor due to which its inductance becomes NL। स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी थी, राइट। तो करंट सेटअप हो गया होगा EMF बाय R, और उस वक्त ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, ये इंडक्टर होगा, इसी के अंदर कुछ रेजिस्टेंस भी है, ठीक है जी। तो इसके थ्रू ये आई करंट जा रहा था। तो अभी T0 पे इसमें रॉड इंसर्ट कर दी हमने, ऐसे करके, उससे उसका इंडक्टेंस जो है वो NL हो गया, बढ़ गया। तो जो इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो एकदम से ना फ्लक्स को चेंज नहीं होने देगा। तो इसका मतलब है जो फ्लक्स इनिशियली था अभी T0 पर जस्ट बिफोर द मोमेंट, और जो फ्लक्स फाइनली होगा इंसर्शन के बाद,
एक ही मोमेंट पे सारा कुछ हो रहा है, जस्ट मोमेंट के पहले और बाद में, इस फ्लक्स को कांस्टेंट होना होगा। तो L इंटू आई जो पुराना फ्लक्स है, इट विल बी L इंटू आई। तो आपका जो आई डैश आ जाएगा दैट इज आई डिवाइड बाई एन, और एन दिया हुआ है ग्रेटर देन 1 है, तो जो आई डैश है वो लेसर बनेगा। ऑलराइट, तो अभी देखिए स्टेडी स्टेट तो इसकी भी अभी कहाँ पहुंचनी है, वहीं पे। स्टेडी स्टेट में तो जब ये सर्किट आप देखोगे एन एल कॉमा आर, अब इसका भी स्टेडी स्टेट करंट तो क्या बनने वाला है, ई बाय आर। लेकिन हम कह रहे हैं कि जब ये रॉड इंसर्ट हुआ तो एकदम से उसका जो करंट है सर्किट का वो लेसर हो गया। आप समझ रहे हैं बात? तो एक वैल्यू आई से लेसर हो चुकी है, बट उसे अल्टीमेटली उस वैल्यू तक पहुंचना है, द सेम आई एज बिफोर। इसका मतलब है दिस आई डैश विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, ताकि वो बढ़ के बढ़ के बढ़ के दोबारा उस आई वैल्यू को अटेन कर सके। ओके, तो इसमें जो फिफ्थ है इसका ए आ जाएगा, राइट। तो when again circuit is in steady state the current in the circuit again is, वो हम बात कर चुके हैं कि स्टेडी स्टेट में तो इंडक्टेंस मैटर ही नहीं करता। फोर्थ देखते हैं जी। तो आफ्टर इंसर्शन ऑफ रॉड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल चेंज विद टाइम, हम बात कर चुके हैं। रॉड इंसर्ट होने के बाद करंट चेंज होगा, बदलता रहेगा। तो अगर करंट बदलता रहेगा तो जो रेट ऑफ हीट जनरेशन है आई स्क्वायर आर, इसमें देखिए आर तो कांस्टेंट है, लेकिन आई हम कह रहे हैं कि कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा। ये वाला करंट बढ़ता रहता धीरे धीरे, ये पावर भी बढ़ती रहेगी, दैट मीन्स पावर चेंजिंग बनेगी। अब इंडक्टेंस तो एक वैल्यू है एन एल, वो तो एन एल ही रहेगा, तो ये तो चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ए बी पे वो तो सेल प्रोवाइड कर रहा है, वो तो यार कांस्टेंट ही रहेगा, वो तो उसने ई दिया तो ये तो ई ही रहेगा हमेशा। समझ आई बात? दैट मीन्स सिर्फ रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन ही टाइम के साथ चेंज होगा, क्योंकि आपने रॉड इंसर्ट करके एकदम से करंट को रिड्यूस कर दिया है और वो वापस अपनी बिगर वैल्यू पे जाना चाहता है धीरे धीरे बढ़ के। कॉम्प्रिहेंशन 3, there is a capacitor, resistor, voltage source। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, S1 को क्लोज कर रहे हैं पहले, इस सिस्टम को चार्ज कर रहे हैं, ओके, इस कैपेसिटर को। देन कैपेसिटर को, इसी कैपेसिटर को इसके साथ लगा देंगे अपन स्विचेस को इंटरचेंज करके। ऑलराइट, तो इसका बना लेते हैं अपन सिस्टम। तो पहले चार्जिंग सर्किट देखिए। तो चार्जिंग सर्किट अपना है रेजिस्टर, कैपेसिटर सी, वोल्टेज वी, दिस, ओके। तो ये आपका चार्जिंग के केस में चार्ज का फंक्शन हो जाता है, राइट। इसमें जो मैक्सिमम चार्ज है वो सीवी हो जाएगा, जो टाइम कांस्टेंट हम लिखेंगे।
वो आरसी हो जाएगा। करेक्ट। उसके बाद फिर आप डिस्चार्जिंग में जब इसे लगाएंगे इंडक्टर के साथ तो देखो ये एलसी ऑसिलेशन करेगा। करेक्ट। तो लेट्स सी हमसे क्या पूछा गया, 7 देखिए। Initially the capacitor was uncharged. Now switch S1 is closed, S2 is open. Time constant tau है। After time interval tau the charge on the capacitor। तो ये इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने से पूछ रहे हैं कि जब वो चीज चार्ज हो रही थी तो बताइए हाउ मच वाज द चार्ज व्हेन टाइम वाज इक्वल टू टाउ। तो ये टाउ अपॉन टाउ आ जाता है। राइट। तो ये 1 - 1/e बन जाएगा। which can be written as q naught 1 e minus 1। राइट। फिर टाइम 2t पे q इज इक्वल टू q नॉट 1 - e minus 2 टाउ बाय टाउ हो जाता है। तो ये बनता है q इज इक्वल टू q नॉट 1 - e⁻²। करेक्ट। हम देख लेते हैं हमारा कौन सा मैच करेगा। तो नो दिस इज रॉन्ग। देन आफ्टर इंटरवल 2 टाउ चार्ज इज दिस मच। बिल्कुल सही है, इसमें जो क्यू नॉट है वो मैक्सिमम चार्ज सीवी है। तो ये सीवी 1 - e−2 ना, ये आंसर हो जाएगा। ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर सी में पूछ रहा है वर्क डन बाय द वोल्टेज सोर्स will be half of the heat dissipated when the capacitor is fully charged। तो जो वर्क डन बाय द वोल्टेज सोर्स होता है वो हाफ नहीं, वो डबल होता है। देखिए अगर उसने वोल्टेज सोर्स ने कुछ W वर्क करा होगा तो वो W/2 स्टोर हो गया होगा, W/2 जो वो लॉस्ट हो गया होगा। तो वर्क डन बाय द सोर्स विल बी डबल, नॉट हाफ ऑफ द हीट डिसिपेटेड। 8 आफ्टर द कैपेसिटर इज फुली चार्ज एस वन इज ओपन। फिर हम उसको स्विच कर देते हैं सर्किट को। तो टी जीरो पे बताना है क्या होगा। एट टी जीरो एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इज प्योरली इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। देखिए टी जीरो पे तो आपने कैपेसिटर को चार्ज करके रखा है, अभी करंट तो अभी बना ही नहीं। तो इनिशियल एनर्जी मैग्नेटिक नहीं इलेक्ट्रिक फॉर्म में थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म। एट एनी टाइम ग्रेटर देन जीरो करंट इन द सर्किट इज इन द सेम डायरेक्शन। ये सेम डायरेक्शन में नहीं होगा। जब ये एलसी ऑसिलेशंस होंगी तो इसमें क्या है, जो करंट है वो स्विच करता रहेगा। समझ रहे। कभी करंट ऐसे चल रहा होगा तो कभी करंट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा, तो सेम डायरेक्शन में नहीं है। फिर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। बिल्कुल गलत है, वही तो टॉपिक होता है कि एल और सी आपस में एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। राइट। देन तो 3 गलत हो गए तो चौथा वैसे ठीक होना ही है, फिर भी पढ़िए। एट एनी टाइम instantaneous current in the circuit may be this much। ऑलराइट। कि कभी ना कभी करंट की इतनी वैल्यू हो सकती है। देखिए जो स्टार्टिंग एनर्जी है वो कितनी है, हाफ सी वी स्क्वायर। ये अल्टीमेटली जब कैपेसिटर एम्प्टी हो जाएगा और इंडक्टर में पूरी एनर्जी स्टोर हो जाएगी तो ये हाफ एल आई स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ से हम करंट की मैक्सिमम वैल्यू पता कर लेते हैं, जो कि हो जाएगी वी सी अपॉन एल का रूट। और ये जो हमें दिया हुआ है ये मैक्सिमम वैल्यू ही है, तो कभी ना कभी तो वैल्यू आनी ही थी, विच मेक्स द ऑप्शन करेक्ट। तो बाय द वे इतना चार्ज, सॉरी, इतना करंट यहाँ इससे कम फ्लो कर रहा होगा बिकॉज दिस इज मैक्सिमम। तो अगर ऑप्शन ऐसे होती कि यहाँ पे 2 लिखा होता, सॉरी यहाँ पे 2 लिखा होता तो ये गलत हो जाता, बिकॉज मैक्सिमम इतना है तो उसका डबल नहीं चल सकता। ऑलराइट। हाफ होता तो करेक्ट होता। गेटिंग द पॉइंट कि दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। 9 इफ द टोटल चार्ज इज क्यू नॉट देन बताइए जब ऑसिलेशंस होंगी तो इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। कुछ
चार्ज का फंक्शन बना लेते हैं अपन, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमने फंक्शन इस तरीके से डिजाइन कर दिया है कि जब टी जीरो हो तो चार्ज की वैल्यू जीरो हो। क्या आप इसमें टी जीरो डालेंगे तो चार्ज जीरो हो जाएगा? दैट मीन्स ये तो ट्रू कंडीशन नहीं हो सकती। हमें तो कोई ऐसा फंक्शन चाहिए जिसमें हम टाइम को जीरो करें तो चार्ज की वैल्यू क्यू नॉट आए। तो मे बी वी कैन ट्राई किसे साइनोसोडल फंक्शन बना देते हैं कॉस ओमेगा टी का, राइट। इससे अगर आप टाइम जीरो डालते हो तो चार्ज की वैल्यू क्यू नॉट आती है, मतलब ये हमारे स्ट्रक्चर से रिजेंबल कर रहा है बिल्कुल। ऑलराइट, तो अगर ये चार्ज है तो फिर करंट का फंक्शन हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी विद अ माइनस साइन, ये हमारा करंट का फंक्शन हो जाएगा। करेक्ट। नाउ ऑप्शंस में जो सिस्टम है वो क्या है कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज दिस मच। देखिए ये ठीक नहीं आएगा, ठीक क्यों नहीं आएगा? बिकॉज चार्ज ऑन द कैपेसिटर हम जानते हैं कि टाइम जीरो पर उसकी वैल्यू क्यू नॉट आनी चाहिए। तो अगर आप इस फंक्शन में टाइम को जीरो डालते हैं तो ये कॉस पाई बाय टू बन के ये जीरो हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगी ऑप्शन। इसमें भी सेम प्रॉब्लम है कि अगर आप टाइम को जीरो डालते हैं तो क्यू की वैल्यू क्यू नॉट नहीं आ रही। ये आपको फिर से चार्ज की वैल्यू जीरो देगा, तो टी जीरो पर चार्ज जीरो थोड़ी ना था, तो ये हमारी कंडीशन से मैच नहीं कर रहा फंक्शन। फिर नेक्स्ट सी ऑप्शन कह रही है कि आप चार्ज को डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर से कंपेयर करें। तो देखिए डी क्यू बाई डी टी तो हम कर ही चुके हैं, तो ये जो चीज लिखी हुई है वो डबल डिफरेंशिएशन है, मतलब वो फर्दर एक बार आप इसे डी आई बाई डी टी करिए विच विल मीन डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। तो एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बन जाएगा? क्यू नॉट ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो साइन का फंक्शन है ये कॉस बन जाएगा विद माइनस साइन। नाउ दिस इज क्यू विच मीन्स कि क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी को हम क्यू लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस क्यू, राइट। तो ये लिखा हुआ है डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर एस माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ क्यू। यहाँ पर लिखिए ओमेगा जानते हैं कितना होता है, एलसी ऑसिलेशंस के लिए टाइम को हम लिखते हैं टू पाई रूट एल सी। ओमेगा इज टू पाई बाई टी which makes it 1 by root LC. So which means omega square is 1 by LC. That means जब मैं इस ओमेगा स्क्वायर को यहाँ रिप्लेस करता ये चीज बन जाती जो ऑप्शन में गिवन है। जो एलसी नीचे आता वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता, एक माइनस साइन भी अवेलेबल है, सामने क्यों लिखा हुआ मैचेस विद ऑप्शन सी। बी ऑफ कोर्स अब नहीं बनेगा बिकॉज उसमें नीचे क्या कॉम्प्रिहेंशन फोर क्वेश्चन नंबर 10। देखिए सेटअप क्या है, आर है और एल है, तो एक आर एल सर्किट है। टाइम जीरो पे स्विच को क्लोज करते हैं, इनिशियल कुछ भी उसमें नहीं है सर्किट। तो देखिए वर्क डन बाय द बैटरी ड्यूरिंग टाइम जीरो टू टी। ओके, तो ग्रोथ ऑफ करंट हो रहा होता पहले तो ग्रोथ ऑफ करंट का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू आई नॉट वन माइनस सी माइनस टी बाई टाउ। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होता? देखिए आपका सेल है, इसकी वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है ई। तो इसने अगर टोटल चार्ज क्यू ट्रांसफर कर दिया होगा तो इसने जो वर्क कर दिया होगा वो क्या आ जाएगा क्यू टाइम्स ऑफ ई। ई ऑलरेडी गिवन है हमें,
तो हमें यहाँ पे चार्ज पुट करना है इंस्टेंटेनियस, राइट। तो इफ वी हैव करंट का फंक्शन, तो करंट को लिख सकते हैं क्या, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू द सेम थिंग। दैट मीन्स यहाँ से इंटीग्रेट करके चार्ज का फंक्शन आ जाएगा, तो डी क्यू आ जाएगा उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन विद डी टी, और उससे हम इंटीग्रेट कर देंगे, करेक्ट। चेकआउट करते हैं जी, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बन जाएगा फिर इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट वन माइनस दस, आई नॉट एज ए कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन बचा वन डी टी का और माइनस ई माइनस टी टाउ डी टी का। दिस इज आई नॉट, ये बन जाएगा सिंपली टी, माइनस ये हो जाएगा ई माइनस टी बाई टाउ, ये प्लस हो जाएगा और टाउ ऊपर आ जाएगा। तो ये बन चुका है अपना क्यू। दोनों फंक्शंस में जो इंटीग्रेशन गई है उसकी जो लिमिट पुट होगी वो क्या होगी यार, जब टाइम जीरो था तो कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ था, तो लोअर लिमिट जीरो हो जाएगी, अपर लिमिट सिंपली क्यू हो जाएगी। तो लिमिट्स पुट हो जाएंगी। तो देखिए अपर लिमिट पर ये हो जाएगा आपका क्यू इज इक्वल टू आई नॉट टी प्लस टाउ ई प्लस थिंग, ये अपर लिमिट हो गई। फिर लोअर लिमिट जीरो पुट करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, और ये माइनस टाउ रह जाएगा यहाँ पे। इस चार्ज के फंक्शन को हम यहाँ रख देते हैं, वर्क डन बाय द सोर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा। देखिए आई नॉट ये कॉमन मल्टीप्लाइड है, ओके, ये आई नॉट इंटीग्रेशन के बाहर था, that I naught is common like this। पर इस I naught की जो वैल्यू है वो क्या है, E बाय आर, स्टेडी स्टेट वाला करंट। तो इसको वहां पुट करेंगे तो हो जाएगा ई स्क्वायर बाय आर, ओके, देन टी माइनस टाउ वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। हमने क्या करा है, ये जो टी है इसे अलग रख लिया, और यहाँ से जो टाउ है उसे कॉमन कर दिया, तो ये सारी चीज को हम फिर ऐसे लिख पाए। और जो टाइम कांस्टेंट है यहाँ पर उसकी वैल्यू है एल बाय आर। सिमिलरली यहाँ भी ऑप्शन सी मैच हो जाएगा, राइट, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 11 में हीट डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम पूछ रहे, तो हीट डेवलप में देखिए जो पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टर है दैट इज आई स्क्वायर आर, which is the rate at which heat is being dissipated। टोटल हीट निकालने के लिए हम आई स्क्वायर आर का इंटीग्रेशन कर देंगे टाइम के साथ। आई का फंक्शन वी ऑलरेडी नो, इट्स आई नॉट वन माइनस ई माइनस टी बाई टाइम, इसका स्क्वायर करेंगे तो इट्स आई नॉट स्क्वायर वन प्लस ई माइनस टू टी बाई टाइम माइनस टू ई माइनस टी बाई टाइम, राइट। तो फिर इट है तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर कॉन्स्टेंट्स बाहर, और इंटीग्रेशन हो जाएगी इस फंक्शन की, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन हम टाइम के साथ करते हैं तो इंडिविजुअल टर्म्स इंटीग्रेट होंगी, तो पहली टर्म टी बन जाएगी, फिर हम करके लिख देते हैं, ओके। फर्स्ट टर्म इज टी, नेक्स्ट बनेगा माइनस ई माइनस टू टी बाय टाउ इंटू टाउ बाई टू, नेक्स्ट हो जाएगा प्लस टू ई माइनस टी बाय टाउ इंटू टाउ। तो इस सीट की इंटीग्रेशन की लिमिट्स आएंगी टाइम जीरो से टी तक,
तो अपर लिमिट पे तो सारा टोटल फंक्शन रिपीट हो जाएगा, लोअर लिमिट पे इसमें जीरो डालेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। ये जो टर्म है वो टाइम जीरो पे आप देखिए क्या बन जाएगी, माइनस टाउ अपॉन टू, टाइम जीरो पर ई की पावर जीरो हो चुका होगा तो ये वन आ जाएगा, तो टाउ पे टू ही बन जाएगा ये। और ये वाली जो टर्म है वो टू टाइम्स ऑफ टाउ बन जाएगी। दीज आर लोअर लिमिट्स। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बनेगा आई नॉट स्क्वायर आर टी माइनस टाउ अपॉन टू प्लस टू माइनस माइनस टाउ अपॉन टू प्लस टू। Where I naught is E naught by R. So it's like E naught square by R. And फिर हम क्या कहते हैं टाउ वाली जो टर्म्स है वो एक साथ कर लेते हैं जहां से कांस्टेंट आ सके, राइट। दिस बाय द वेज ओवरऑल it's 2 tau minus tau by 2, it's like 2 minus half, it's 3 by 2 और ये माइनस का 3 by 2 हो जाएगा टोटल, ओके माइनस 3 by 2 टाउ हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक टी लिख सकते हैं, then माइनस टाउ कॉमन, 3 by 2 प्लस टाउ by 2 e minus 2t by tau minus 2 e minus t by tau। ऑप्शन जैसे हम री मैच करवाना है तो उसमें क्या है कि टू कॉमन निकाला हुआ है बाहर, है ना, ये टू बाहर निकाला हुआ है, तो उसमें ऑप्शन मॉडिफाई कर रखी है और ये जो टाउ है इसे एल बाई आर लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा। ई नॉट स्क्वायर बाई आर ये रहा, यहाँ टी, तो ये बन जाएगा माइनस एल बाई टू आर, तो ये टू भी आप बाहर ले लेते हैं तो ये थ्री हो जाएगा, ओके, प्लस टाउ ई माइनस टू टी बाई टाउ हो जाएगा, तो ये फोर टाइम्स ऑफ ई ऐसे हो जाएगा। लेट अस सी, दैट इज ई स्क्वायर बाई आर टी minus L by 2R, then 3 minus 4 ones, and plus E minus 2। वेरी करेक्ट। और ये जो टर्म है डेफिनेटली बाहर आ गया था तो हमने एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, आप इसे हटा सकते हैं, ओके। ट्वेल्थ, द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट एट दिस टाइम। देखिए एट दिस टाइम जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर, तो ये हाफ एल और आई का स्क्वायर करके रख देंगे तो क्या हो जाएगा, आई नॉट वन माइनस ई टी बाई टाउ का स्क्वायर, इट्स लाइक हाफ एल और आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर वन, टॉरॉयडल सॉल्वेंट के लिए अपने को मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। देखो एम्पियर्स लॉ से पहले हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ लेते हैं, तो हम ऐसा करते हैं, इस डायग्राम को जूम करके समझते हैं। तो देखिए सेंटर से आर डिस्टेंस पर आपने एक प्लेन रूल बना दिया व्हिच runs थ्रू द सॉल्वेंट, राइट। इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आर है। जब भी हम सर्किटल लूप बनाएंगे तो जो वायर्स टर्न्स यहाँ पर प्लेस्ड हैं वो सारे
इनक्लोज्ड हो जाएंगे। फ्रंट व्यू से आप देखना चाहते हैं तो ये एम्पियरल लूप मैंने बनाई है। यहाँ अंदर वाली साइड सोलेनॉइड है और बाहर वाली साइड है इनर एंड आउटर डायमीटर्स उसके, समथिंग लाइक दिस। So this Amperian loop is distance r from the center. एंड जितने भी टर्न्स यहाँ पर होंगे उतने टाइम्स करंट एनक्लोज्ड हो जाएगा इस एम्पीरियन लूप के अंदर, 1000 टर्न्स। तो P dot dl mu naught I, Ampere's law, it converts to P into 2 pi r mu naught, number of times the current. This is B as a function of r. अब फ्लक्स निकालना है तो सारे एरिया को कवर करना पड़ेगा। क्या करेंगे, वहां पे जाएंगे तो पहले ये वाला स्ट्रिप चूज कर लेंगे, यहाँ का फ्लक्स निकाल लेंगे। तो अगर आप सेंटर से आर पर थे तो आपने एक छोटा सा डी आर थिकनेस का स्ट्रिप लिया जिसकी हाइट एच हो जाएगी। इस एलिमेंट के थ्रू, इस ग्रीन एलिमेंट के थ्रू जो छोटा सा फ्लक्स है दैट इज बी डॉट डी। B is mu naught Ni by 2 pi r. Area of that strip is H times dr. Now for total flux we can integrate this. Mu naught Ni 2 pi H constant, तो integration हो जाएगी dr upon r की, limits going from r inner to r outer. This is ln r2 minus ln r1, which further becomes ln r2 by r1, and this ratio is given 1.6. It was the ratio of outer diameter to the inner one. This thing multiplied with ln 1.6, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो you will get 8 microlivers. वैल्यू सारी क्वेश्चन में गिवन है। ओके, म्यू नॉट हम जानते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स 1000, करंट इज 1.7, हाइट इज 5 सेंटीमीटर। So to be solved and the answer will be 8. Question number 2. जो रोल करती हुई दो हमारे पास सर्कुलर रिंग्स है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। तो हम दोनों को बॉटम पॉइंट से सॉल्व कर लेते हैं। तो किसी भी एक रोलिंग रिंग के लिए बॉटम पॉइंट है वो ऑलमोस्ट लाइक ये रेस्ट पर ही होता है। अगर आप रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहे हैं तो आपका जो सेंटर है वो बी से चलता है, तो जो टॉप होगा वो टू बी से चलेगा। तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम ऐसे इसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। तो बॉटम पॉइंट और टॉप पॉइंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है दैट इज हाफ बी ओमेगा 2 times the radius का स्क्वायर, बिकॉज दिस लेंथ इज द डायमीटर। इसे इफेक्टिवली इसे यहाँ से हम एक ओमेगा से रोटेट करती हुई रॉड मान लेते हैं, मोमेंटरली इस पॉइंट को एक्सिस मानते हुए। दिस इज हाफ बी, ओमेगा इज v by r, दिस इज 4r स्क्वायर, हमारे पास 2 p v r आ जाएगा इसका आंसर। तो अगर आपका सेंटर v से चल रहा है तो आपका आंसर है 2 b v r। इसका मतलब है यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 b v r, एंड इन द सेकंड केस 2 b v r। In both the cases this is what, 4 b v r, 4 b v r,
अब इन पोटेंशियल डिफरेंसेस की पोलैरिटी हमें देखनी है और फिर कोई कॉमन पॉइंट लेते हुए इसे इक्वेशन बना के दोनों पॉइंट्स को रिलेट कर देंगे। तो अभी ये हम पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को सॉल्व कर रहे हैं, फिर हम 3 और 4 को सॉल्व कर रहे हैं, फिर हम 1 और 3 को रिलेट करना चाहेंगे। तो फर्स्ट केस के अगर आप डायरेक्शन देखते हैं, इन द फर्स्ट केस, तो सिंस आपका जो रोटेशन है वो इस सेंस में है, आपका जो मूवमेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज आउटसाइड द पेज, तो V क्रॉस B से जो अपर एंड बनेगा ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पे होगा। We will get कि V1 minus V2 is 4 BBR. In the second case जो इसकी मूवमेंट है वो इस साइड को है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, इसके हिसाब से जो फोर्थ पॉइंट है बॉटम वाला ये हाई पे होगा और ये लो पे होगा। इक्वेशन आएगी V4 which was higher potential minus V3 is 4 BBR. अब 1 और 3 को रिलेट करना है, 2 और 4 दोनों बॉटम पॉइंट्स हैं, ये दोनों सेम हैं, तो हम इसको ऐड कर देते हैं इक्वेशंस को। तो V1 minus V3 is 8 BBR. देखिए 2 और 4 जो है बॉटम पॉइंट से रेफरेंस लेवल है, तो जो हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ऑपोजिट है तो कट जाएगी, माइनस साइन है। 8 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो कंडक्टर है ये 1 की स्पीड से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज। ईएमएफ की डायरेक्शन का हम सेंस लगाएंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ एक बी एल वी ईएमएफ डेवलप्ड है, तो ये इधर भी ऐसा करंट सर्कुलेट कराना चाहेगा, इधर भी ऐसा करंट सर्कुलेट कराना चाहेगा। ऑलराइट, जो लूप है उसका रेजिस्टेंस है 2/π ohms पर मीटर। तो ये जो सर्कुलर लूप बनेगा इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा दैट इज 2πr, इसका रेडियस है 1 मीटर, दैट मीन्स 2π लेंथ है, and we are given in 1 meter we have 2/π ohms, so we have 2π meters, then we will have 2/π into 2π ohms, that means जो 4 ohms का रेजिस्टेंस है, ये जो बाहर वाली हमने लूप जिसे हम कह रहे हैं वो इक्वली स्प्लिट है, तो उसका मतलब है 2 ohm इधर प्लेस्ड होगा, 2 ohm इस हाथ पे आएगा, एंड जो इनर रॉड है उसका रेजिस्टेंस हमें नेग्लिजिबल बोला हुआ है, तो नहीं है, दैट मीन्स तो दिस सर्किट इफेक्टिवली बिकम्स व्हाट, कि BLV का सेल लगा हुआ है, देयर आर टू रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, तो 2 ohm और 2 ohm का ये पैरेलल बनेगा, तो इसे हम 1 ohm कह देंगे। फिर हम BLV की वैल्यू देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज 2, लेंथ ऑफ द रॉड इज 2 मीटर, वेलोसिटी इज 1, दिस इज 4 volts, तो सर्किट में चलने वाला करंट हो जाएगा 4 एम्पियर। दैट मीन्स यहाँ से 4 एम्पियर जा रहे होंगे, 2 एम्पियर इधर स्प्लिट हो जाएंगे, 2 एम्पियर इधर हो जाएंगे और वो लौट के फिर यहाँ से आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट अपना कंप्लीट हो जाएगा। नाउ फोर्स ऑन द इनर रॉड, सिंस एक रॉड बन चुकी है जिसमें कुछ करंट चल रहा है 4 एम्पियर, there is a magnetic field into the page having a value of 2,
तो फोर्स का फॉर्मूला है BIL sin θ, एंगल 90 है तो BIL 2 into 4 into length which is 2. आंसर को एक्सप्रेस करने के लिए वी आर गिवन अ फैक्टर ऑफ 2 न्यूटन। दैट मीन्स कि अगर आपका आंसर 16 न्यूटन है तो उसे लिखा जा सकता है 8 into 2 न्यूटन। तो जो मिसिंग लेटर है जो हमें यहाँ से पिकअप करना था दैट वाज 8। क्वेश्चन नंबर 4, there is a square loop of this one side, uniform magnetic field, 10 volts, light bulb is in series with the loop, magnetic field is decreasing steadily. देखिए मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग है, फ्लक्स आपका चेंजिंग हो जाएगा। EMF आप निकाल सकते हैं d∅dt, which is area times dB/dt। स्मॉल चेंजेस और एवरेज क्वांटिटीज आप इसे कह सकते हैं डेल्टा B by डेल्टा T, एंड ऑफ कोर्स इनटू द नंबर ऑफ टर्न्स अगर गिवन है कॉइल के। Now the bulb will shine with full brightness if delta T is equal to this much milliseconds। फुल ब्राइटनेस मतलब जो उसकी प्रॉपर वोल्टेज है उसे मिल जाएगी। जो लाइट बल्ब है उसकी कैपेसिटी है 10 वोल्ट्स। तो अगर आप EMF 10 वोल्ट्स का जनरेट कर देते हैं तो वो फुल ब्राइटनेस पे ग्लो कर पाएगा। अब EMF को हम 10 कर दिया, हमें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है तो 1। एरिया ऑफ द लूप इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसा है कि मैग्नेटिक फील्ड पहले था और वो ये जीरो हो जाएगा। The change in magnetic field is 20 minus 0, which is 20, upon the time taken, which is delta T. Delta T comes out to be what? 200 into 10 to the power minus 4 SI units. इसी को अगर हम लिख रहे हैं K into 10 milliseconds, तो K का वैल्यू फिगर आउट करना है। This is 2 into 10 to minus 2 equaling K into 10 to minus 2. K is equal to 2. Question number 5. There is magnetic field in some region which is increasing at a constant rate. There are two loops, each side 1 centimeter, having a resistance 4. Find the current in the wire AD if both S1 and S2 are closed. All right. देखिए दोनों स्विच अगर क्लोज हो जाते हैं तो ये दोनों सर्किट कंप्लीट हो जाएंगे। इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज करेगा तो बाहर को जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होना चाहिए। बाहर को मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करना है तो करंट का सेंस ऐसा होना चाहिए। दैट मीन्स ये लूप भी ऐसा करंट बनाना चाहेगी, ये भी ऐसे ही बनाना चाहेगी। दोनों के एरियाज बराबर है, वैल्यू दोनों तरफ बराबर रहेगी, रेजिस्टेंस एवरीथिंग इज सेम। दैट मीन्स इन सर्कुलेशन के हिसाब से करंट ऐसा होना चाहिए कि इसमें नीचे आना चाहिए, इसमें ऐसे आना चाहिए, इसमें ऊपर, इसमें ऐसे। दूसरे वाले के अकॉर्डिंग ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। बिकॉज बोथ ऑफ देम वांटेड दिस टाइप ऑफ इंडक्शन। अब जो मिडल वायर है ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शंस एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, तो मिडल वायर में दोनों तरफ से जो वोल्टेजेस का पुश है वो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाना चाहता है, तो इफेक्टिवली वहां कैंसिल हो जाएगा। और आप अगर देखेंगे तो इस सर्किट में आपको दिखेगा कि बाहर बाहर एक करंट सर्कुलेट करता रहेगा।
जो मिडल वायर AD है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, there's a long metal bar of length 30 centimeter is aligned along north-south line. This is in rod. It is moving, let's say, eastward with a speed of 10 meter per second. Length is 30 centimeter. Magnetic field is 4, pointing downwards. The south end is kept at a potential 0. तो नॉर्थ बार का पोटेंशियल बताना है। एक्चुअली आपको बताना है कि इस रॉड के चलने से जब ईएमएफ डेवलप होता उस ईएमएफ की वैल्यू क्या होती, BLV. B is 4, length is 0.3, velocity is 10, so it's like 12 volts. दैट मीन्स अगर ये एंड 0 पे है तो यहाँ जो आपको वोल्टेज मिलने वाली थी दैट वाज 12 volts. इसे लिखा जा रहा है K into 2 volts. दैट मीन्स K का वैल्यू जो है दैट इज 6. क्वेश्चन नंबर 7 में इलेक्ट्रॉन मूव कर सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r. उसके सेंटर पर एक स्मॉल लूप रखा गया है जिसका रेडियस स्मॉल r है, तो इसका एरिया बन जाएगा पाई आर स्क्वायर. तो देखिए चार्ज की मूवमेंट से क्या होने वाला है, सेंटर पर ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, ये जो स्मॉलर कॉइल है वो प्लेस्ड है, तो इसका जब हम फ्लक्स लिखते तो आता है बी इंटू एरिया. इसका मतलब बी जो चार्ज ने बनाया है और एरिया उस लूप का अपना पाई आर स्क्वायर. ना मैग्नेटिक फील्ड उस लोकेशन पे बना है मूविंग चार्ज की वजह से, विच इज गिवन बाय दिस फंक्शन म्यू नॉट क्यू बाय 4 पाई v क्रॉस r ओवर r क्यूब. वेलोसिटी वेक्टर है और r वेक्टर है. r वेक्टर यहाँ पर रेडियस ही हो जाएगा, तो एंगल उनके बीच में 90 हो जाएगा. तो दिस रिड्यूसेस टू म्यू नॉट क्यू बाय 4 पाई वी आर साइन 90, तो ये v ओवर r स्क्वायर बचेगा. इसे यहाँ प्लेस कर देते हैं. This is the flux through the coil. Now EMF is d phi by dt. When we differentiate this thing, all of this is constant, और v का जो डिफरेंशिएशन है वो dv by dt हो जाएगा. dv by dt is tangential acceleration which is at, which ultimately is r alpha. That means dv by dt is r alpha. एक r जो है वो इसके साथ कट हो जाएगा, तो हमारा जो मैच हो जाएगा आंसर. तो देखिए इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं. म्यू नॉट है, चार्ज की वैल्यू है जो कि E है, r स्क्वायर है, r है नीचे, अल्फा है, जो पेंडिंग नंबर रह गया दैट इज 4. क्वेश्चन नंबर 8. मैग्नेटिक फील्ड गिवन, उसमें कंडक्टिंग सर्कुलर लूप गिवन, उसके ऊपर एक रॉड है जो ऐसे रोटेट करवाई जा रही है, यहाँ पर पिवट कर दिया उसे, and it is rotated with some omega constant. तो ये जो OC वायर हमें गिवन है उसका रेजिस्टेंस R है, और जो सेंटर O है और जो आउटर पॉइंट C है लूप के ऊपर, दे आर कनेक्टेड बाय वायर OC हैविंग रेजिस्टेंस R.
दैट मीन्स यहाँ एक ऐसा कोई कनेक्शन कर दिया गया है कि कुछ रेजिस्टेंस इनके बीच में आर मौजूद है। जब ये रॉड रोटेट करेगी तो इसमें कुछ ईएमएफ जनरेट होगा, तो इससे जो ईएमएफ जनरेट होगा उसका ये आपको एक पाथ मिल गया है कि जो करंट है वो इस रास्ते से चल के आएगा। नाउ इस रॉड के रोटेट होने से ईएमएफ डेवलप होगा। दैट ईएमएफ डेवलप्ड विल बी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ड्यू टू दिस करंट डेवलप होगा विच इज ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय आर। ये इतना करंट इस रॉड के थ्रू चल रहा होगा जो सारे सर्किट में से ट्रेवल करके आएगा, अल्टीमेटली वो इस रॉड के थ्रू एक आई करंट चलेगा। अब ये जो रॉड है ये क्या बन चुकी है, एक रोटेटिंग रॉड जिसमें से कुछ करंट फ्लो कर रहा है। ना सिंस इसमें से कुछ करंट भी पास करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे प्रेजेंट है, तो इस रॉड के ऊपर एक फोर्स लगने वाली है आई क्रॉस बी, बिकॉज एक फॉर्मूला रहता है फोर्स का जिसे कहते हैं पी आई एल साइन थीटा। So when a current carrying rod moves in a magnetic field, some force is exerted on it. तो इसका मतलब है इसके यहाँ एलिमेंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे करके ये फोर्स लगने वाला था। अब ये रोटेशन का क्वेश्चन है तो हम ये चाहते हैं कि ये रॉड कांस्टेंट ओमेगा से मूव करता रहे। दैट मीन्स ये जो इस तरफ नेट टॉर्क आ रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड उसे हमें बैलेंस करना होगा एक्सटर्नल टॉर्क से। देन इट विल बी पॉसिबल कि नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा और आप एक कांस्टेंट ओमेगा से मूव कर पाएंगे। ये एक्सटर्नल टॉर्क जो है एक फोर्स लगाई गई एट द मिड पॉइंट, तो ये F इंटू एल बाई टू टॉर्क हम बाहर से दे रहे हैं इसे। now जो टास्क बचेगा वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का हम टॉर्क निकालेंगे और इनको इक्वेट कर देंगे। तो टॉर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सिस से किसी एक्स डिस्टेंस पे जाते हैं, वहां पे कुछ छोटा सा फोर्स देखते हैं, वो होगा बी आई इंटू छोटी सी लेंथ डी एक्स। इसका जो टॉर्क बनेगा दैट इज force into the perpendicular distance. This is how we get a small torque due to some small element. So this is pi dx, and this is x. इसका integration will give you the complete torque. pi constant है, इसका integration x square by 2 हो जाएगा। X goes from 0 to L, so it is pi L square by 2. This is the torque. That torque is equal to F into L by 2. इस torque की वैल्यू मैं यहाँ लाता हूँ b by 2, L square, I मतलब half b omega L square by R is equal to F into L by 2. We get here is b square L cube omega over 2R is equal to F. एंड जिसे हम L कह रहे हैं वो हमें दिया हुआ था कि जो इसका रेडियस है दैट इज A, मतलब जो रॉड का लेंथ है, ये जिसे हमने L लिखा हुआ है दैट इज नथिंग बट A क्यूब। इसे हम फॉर्मेट से मैच करते हैं, गेट टू नो कि द मिसिंग नंबर जो है K दैट इज इक्वल टू 2।